हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज की कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस शुरू करने से पहले डेली आंसर राइटिंग चैलेंज के क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा जीएस पेपर 2 से है। क्वेश्चन कहता है, व्हाट कैन बी द स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशन ऑफ इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया इन मलाबार एक्सरसाइजेस। मलाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया सहित के आने से रणनीतिक निहितार्थ क्या हो सकते हैं, ये बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जीएस पेपर 1 से है। ये स्टैटिक क्वेश्चन है। इसको सिर्फ क्वेश्चन मैं यहाँ दे रही हूँ। आपको आंसर जो है कल मिलेगा मॉडल आंसर के रूप में। कल वाले का आज आपको टेलीग्राम के चैनल पे दे दिया जाएगा। चैनल है @सिविल्स तैयारी। क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सेंट तिरुवल्लुवर। तो इस बार जो है संत तिरुवल्लुवर को कई बार इन्वोक किया गया है। इकोनॉमिक सर्वे में इन्वोक किया गया था, बजट में इनको इन्वोक किया गया था, और अभी रिसेंटली जो है मोदी जी ने भी इनके बारे में बोला था। तो इसलिए आपके लिए ये सेंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर से, तो इनको आपको प्रिपेयर करना है। इनके बारे में आज देखिएगा। तो चलिए आज के आर्टिकल्स हम देखते हैं, क्या क्या आया है न्यूज़ में और क्या क्या हमें पढ़ना है। सो गाइस, पहला जो आर्टिकल आज हमें दिया है द हिंदू में, पायलटिंग ए प्रोटोकॉल ऑफ एकोमोडेशन, इसको हम जो है सेकेंड आर्टिकल के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है वो आज हमें बनाना है। उसके बाद इस आर्टिकल को भी देखेंगे, क्योंकि ये आर्टिकल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहले आर्टिकल देखना है हमें, मेक द राइट कॉल ऑन मलाबार गोइंग क्वाड। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि क्या इम्प्लीकेशन होगी, स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशन क्या होगी मालाबार के क्वाड बनाने में। तो अभी सबसे पहले आपको अगर आंसर लिखना है तो सबसे पहले आपको बताना होगा मालाबार एक्सरसाइज क्या है। मालाबार एक्सरसाइज क्या है, ये पहले एक यूएस इंडिया एक्सरसाइज थी, नेवल एक्सरसाइज होती थी, और ये एनुअल एक्सरसाइज थी। बाद में इसको जो है यूएस से इंडिया और जापान बना दिया गया हाल फिलहाल में। अभी ईयर बताती हूँ मैं आपको, 2015 में, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपकी 1993 से इंडिया और यूएसए के बीच में चल रही है, और 2015 से जो है इसका जापान एक परमानेंट पार्टनर है। अब बातें चल रही हैं इंडियन स्ट्रैटेजिस्ट के द्वारा कि इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड किया जाए। ऑस्ट्रेलिया को भी स्पेकुलेशन चल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया को भी मालाबार में इंक्लूड कर लिया जाएगा। अगर ऑस्ट्रेलिया मालाबार में इंक्लूड हो जाता है तो अब ये ट्राईलेटरल की जगह क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज हो जाएगी। क्वाड की एक जो है नेवल एक्सरसाइज हो जाएगी। अब ये क्वाड की नेवल एक्सरसाइज, क्योंकि क्वाड एज अ फोर्स, एज एन एसोसिएशन चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया था, तो इसकी जो है इम्प्लीकेशन सीधे सीधे इंडिया चाइना थिएटर ऑफ वॉर के ऊपर पड़ेंगी, और इंडिया चाइना के जो रिलेशनशिप्स हैं उसके ऊपर सीधे सीधे इसकी इम्प्लीकेशंस पड़ेंगी। तो एक की मीटिंग होनी है फ्राइडे को, जहाँ पे इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने डिस्कस किया था इशू कि ऑस्ट्रेलिया को क्या ट्राईलेटरल मालाबार नेवल एक्सरसाइजेस में जोड़ा जाना चाहिए या नहीं। अभी फिलहाल कोई डिसीजन इस पर नहीं लिया गया है, बट ये जो है ऐसा महसूस होता है कि ग्रीन सिग्नल्स आ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया को शायद जल्दी ही क्वाड्रिलेटर इसका जो है इस एक्सरसाइज का हिस्सा बनाया जाएगा, जिससे कि ये एक्सरसाइज जो है आपकी क्वाड्रिलेटरल हो जाएगी, क्वाड हो जाएगी। 2007 ऑनवर्ड्स जो है आपकी ये ट्राईलेटरल एक्सरसाइज चल रही है। 2015 से जापान जो है एक परमानेंट पार्टनर बना है, मतलब कि हर ईयर जापान भी इंक्लूड होता है, बट 2007 में पहली बार जापान जो है आया था और एक्सरसाइज जापान ने भी हमारे साथ की थी। तो 2007 के बाद पहली बार ऐसा होगा जब क्वाड्रिलेट मतलब इस एक्सरसाइज में जो है आपकी क्वाड लेवल की एक्सरसाइज होगी, जहाँ पे जॉइंट मिलिट्री ड्रिल होगी, और ये शायद चाइना के ऊपर एम की जाएगी। तो इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। पहला क्या इम्प्लीकेशन है, ये एक पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट हो सकता है। ये एक पॉइंट हो सकता है जहाँ से इंडिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट जो है क्रिएट हो जाए, या कॉन्फ्लिक्ट जो है बढ़ जाए। बीजिंग ने हमेशा जो कोalition ऑफ डेमोक्रेसीज है इंडो पैसिफिक रीजन में, उसको अपोज किया है। चाइनीज लीडरशिप जो है मैरीटाइम क्वाड्रिलेटरल एकॉर्ड जो है इसको एशियन नेटो की तरह देखते हैं, और ये इनका चाइना का मानना है कि ये जो एशियन नेटो है या फिर जो क्वाड है, ये बेसिकली चाइना की राइज को रोकने के लिए बनाया गया है। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का जो माउथपीस है ग्लोबल, जिसका नाम है ग्लोबल टाइम्स, उसका कहना है कि इंडिया का अगर इंटेंशन है कि वो इन्वॉल्व करेगा ऑस्ट्रेलिया को मालाबार ड्रिल में, तो उसको जो है एक बीजिंग के खिलाफ मूव के रूप में देखा जाएगा, और चाइना उसको रीड करेगा कि इंडिया कहीं ना कहीं अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस
एंटायर इंडियन ओशन में जमाने की कोशिश कर रही है और साउथ पैसिफिक में भी जमाने की कोशिश कर रही है। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि सीसीपी का जो मूड है वो क्लियर कट इंडिकेशन करता है। ग्लोबल टाइम्स के थ्रू हमें क्लियर कट पता चलता है कि जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है और जो चाइना की गवर्नमेंट है दोनों सेम ही है। तो चाइना की जो गवर्नमेंट है इस मूव को काफ़ी एग्रेसिवली देखेगी, एज अ प्रोवोकेशन के रूप में देखेगी, और वो ये परसीव करेगी कि हम जो है अपने पूरा जो आपका इंडियन ओशन है उसके ऊपर अपना एक डोमिनेशन करना चाहते हैं। इंडियन कमेंटेटर्स की अगर हम बात करें ऑन दी अदर हैंड, तो इंडियन कमेंटेटर्स ने ऑब्वियसली इस मूव को काफ़ी जो है वेलकम किया है। जो स्टैंड ऑफ हुआ था लद्दाख का, उसके बाद बहुत सारे मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट, इवन हमने न्यूज़पेपर में भी डिस्कशन किया था, सबने ये बताया था कि इंडिया को कॉन्टिनेंटल वॉर की जगह नेवल वॉर लड़ना चाहिए, क्योंकि इस वक्त चाइना का जो नेवल फोर्सेस हैं वो इंडियन ओशन में इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो जो रिज़ल्ट होगा अगर मालाबार एक्सरसाइजेस हो जाती हैं, तो रियलिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि एक अलायंस यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर हम चाइनीज़ मूव्स को काउंटर करने की कोशिश करें तो ये एक बहुत कॉस्टली एक्सरसाइज होगी, बहुत कॉस्टली मूव होगा। इसीलिए इंडिया के जो डिसीजन मेकर्स हैं वो काफ़ी कॉशियसली मूव कर रहे हैं इस एरिया में। जब इंडिया और चाइना का ऑलरेडी नेगोशिएट कर रहे हैं बॉर्डर पे जो है पीस को एस्टैब्लिश करने के लिए ईस्टर्न लद्दाख में, ऐसे में अगर न्यू दिल्ली इन्विटेशन देता है ऑस्ट्रेलिया को मलाबार एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो इससे जो है कॉन्ट्ररी सिग्नल जाएंगे। जहाँ पे एक और हम चाइना क्या देखेगा कि चाइना के खिलाफ अलायंस बनाया जा रहा है, दूसरी ओर नेगोशिएशंस किए जा रहे हैं, तो चाइना उसको देखेगा कि हम जो है स्टेटस को चेंज करना चाहते हैं नेवी में भी। और क्योंकि नेवी में अभी नेवल स्ट्रेंथ में चाइना जो है इतना स्ट्रांग नहीं है इंडियन ओशन में, तो चाइना जो है बाकी एरियाज़ में थिएटर ऑफ वॉर को ओपन करने की कोशिश करेगा। इवन ये जो हमारी एग्रेसिव पोस्चरिंग है ईस्टर्न इंडियन ओशन में, ये जो है नीडलेसली एक नया फ्रंट इंडिया और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट में ओपन कर सकता है। अब क्या हम गेन करेंगे यहाँ से? तो यूएसए और उसके जो पैसिफिक पार्टनर्स हैं, जिनका प्रिंसिपल मोटिवेशन इस मैरीटाइम कोalition को फॉर्म करने का ये है कि वो एक रूल बेस्ड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर सके इंडिया और पैसिफिक के लिटोरल्स में। इंडिया की प्रायोरिटी होगी कि वो स्ट्रैटेजिक जो कैपेबिलिटीज़ हैं चाइना को काउंटर करने के लिए स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करें। और ये जो इंडिया के पास जो एक एयरबॉर्न सर्वेलेंस एसेट्स हैं जिनको यूएसए ने प्रोवाइड किया हुआ है, इंडियन नेवी ने को अभी जो है फिलहाल अंडर सी कैपेबिलिटीज़ डेवलप करनी है जो हमारे पास इतनी स्ट्रांग नहीं है, जिससे कि हम चाइनीज़ सबमरीन्स को इंडिया के ईस्टर्न ओशियन से एक्सपेल कर सकें। अब यूएसए की जो डिफेंस कंपनीज़ हैं वो काफ़ी असिस्टेंट हैं, वो इतनी ज़्यादा विलिंग नहीं है कि वो अपनी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी को इंडिया के साथ शेयर करें। और ये जो वीटल एंटी सबमरीन वारफेयर टेक्नोलॉजी है उसको जो है इंडिया के साथ शेयर करें। तो ऐसे में जो पे ऑफ होगा इंडिया के लिए काफ़ी मिनिमल होगा, कुछ हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ना तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रहा है, ना ही इंडियन ओशन में आकर के ये कंट्रीज़ जो है सर्वेलेंस करेंगी। यूएसए की जो डिफेंस का ये देख लिया हमने। मैरीटाइम वॉचर्स का कहना है कि जो कॉपरेशन यूएसए और जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का है, उसमें से यूएसए और जापान ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके पास ज़्यादा मोटिवेशन भी नहीं है, कैपेसिटी भी नहीं है कि वो इंडियन ओशन में आके सर्वेलेंस कर सकें। उसके अलावा केवल ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी एंटिटी है, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जो कि इंडियन ओशन में इंडिया का साथ देने के लिए तैयार है, बट अगेन उसी को हम जो है मालाबार एक्सरसाइज में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि अगर करते हैं तो उसको काफ़ी एग्रेसिवली देखा जाएगा। ऑपरेशनल टर्म्स में देखेंगे तो ये प्रीमेच्योर होगा दिल्ली के लिए कि हम एक मल्टीलेटरल इंगेजमेंट में आए क्वाड पार्टनर्स के साथ, क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजिक कॉन्टेस्ट है यूएसए और चाइना का वो ईस्ट एशिया में है और साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी तेज़ी से हॉटअप हो रहा है। ऐसे में ये पॉसिबिलिटी है कि अगर एक मिलिट्री क्वाड बना लेते हैं तो उसको यूज़ किया जाएगा एशिया पैसिफिक की डायनेमिक्स को चेंज करने के लिए, और अननेसेसरली इंडिया को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा क्योंकि वो अलायंस का हिस्सा है। तो रिसेंट डेज में हमने ये देखा है कि चाइना अपनी नेवल प्रेजेंस को साउथ चाइना सी में स्टेप अप कर रहा है, जबकि यूएसए के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट, यूएसएस निमिट्ज
और यूएसएस रोनाल्ड रीगन, ये तीनों जो है अभी साउथ चाइना सी में एक नेवल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं एट प्रेजेंट। तो यूएसए क्या एक्सपेक्ट करेगा? यूएसए एक्सपेक्ट करेगा अपने इंडो पैसिफिक के पार्टनर से इंक्लूडिंग इंडिया की वो असिस्ट करें यूएसए की नेवी को उसके साउथ चाइना सी के एंडेवोर में। वॉशिंगटन या टोक्यो ये बिलीव नहीं करते कि चाइना की जो थ्रेट है इंडियन ओशन में इक्वली चैलेंजिंग है जितनी वो पैसिफिक ओशन के अंदर है। तो देखिए क्या फ़र्क पड़ेगा इसका। ओकेजनली ऐसा हो सकता है कि यूएसए और जापान जो है चाइना को कंट्रोल करने के लिए इंडियन ओशन में आ जाएं, बट वो जो है बहुत ज़्यादा सर्वेलेंस नहीं कर सकते। जैसे वो साउथ चाइना सी में सर्वेलेंस करते हैं, एंटी सबमरीन वॉरफेयर की सर्वेलेंस करते रहते हैं, कंटिन्यूस एक सर्वेलेंस रहती है एयर मेथड के थ्रू भी, सैटेलाइट्स को यूज़ करके, ये सारे रूप से जो है साउथ चाइना सी के अंदर ये सर्वेलेंस करते हैं। बट इंडियन ओशन के अंदर ना तो इनके पास इतनी कैपेसिटी है कि ये तीन ओशन में साइमल्टेनियसली सर्वेलेंस कर सकें, ना ही इनकी इतनी विलिंगनेस है कि ये जो है इंडियन ओशन में भी अपनी कैपेसिटी को, स्पेयर कैपेसिटी को यूटिलाइज करें। और देखिए उसका रीज़न एकदम डायरेक्ट है। अगर आप यूएसए का मैप देखेंगे तो यूएसए जो है 2 ओशन से घिरा हुआ है, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन। इसी तरह से अगर आप जापान की बात करें तो जापान जो है टोटली पैसिफिक ओशन से घिरा हुआ है। तो इन दोनों के लिए अटलांटिक और पैसिफिक ओशन इनके नेबरहुड में हो जाते हैं और इंडियन ओशन थोड़ा सा दूर पड़ता है। तो इसीलिए इनका जो है कोई स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट नहीं है इंडियन ओशन में आकर के और अपनी जो है पोस्चरिंग करने का, एग्रेसिव पोस्चरिंग करने का। ऑस्ट्रेलिया केवल एक ऐसा पार्टनर है जो कि इंडिया के साथ तैयार है ईस्ट इंडियन ओशन को सिक्योर करने के लिए, बट ऑस्ट्रेलिया को ही यहाँ से एक्सक्लूड करने की बात की जा रही है। उसी के ऊपर पूरा हम डिस्कशन अभी कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया चाहता है, बट ऑस्ट्रेलिया विलिंग है, बट ऑस्ट्रेलिया को हम इंक्लूड अगर कर लेते हैं तो हमारे लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। अब हम चाइना की अगर स्टैंस देखें तो आप चाइना को देखिए, एक तरफ चाइना के जो है इंडियन ओशन लाई करता है, दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन लाई करता है। दोनों चाइना, पैसिफिक ओशन काफ़ी क्लोज नेबरहुड में है, बट इंडियन ओशन भी काफ़ी क्लोज पड़ता है और चाइना के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी सारी ऑयल सिक्योरिटी इंडियन ओशन के थ्रू पास होती है। फिर भी अगर आप चाइना को देखेंगे तो चाइना के अगर बिहेवियर को आप इंडियन ओशन में और पैसिफिक ओशन में कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं आप ये महसूस करेंगे कि पैसिफिक ओशन में जितना वो एग्रेसिवली बिहेव करता है उतना एग्रेसिवली वो इंडियन ओशन में बिहेव नहीं करता। इंडियन ओशन में चाइना पूरी कोशिश करता है कि एक बैलेंसिंग कोalition का एक बैलेंस करके चले अपनी चीज़ों को और जो है इंडिया को प्रोवोक ना करे। बार बार ये पॉइंट आउट किया गया है कि अब जो प्रेजेंस है इसकी चाइना की इंडियन ओशन में वो हमारे लिए एक थ्रेट है, बट डायरेक्टली अभी तक चाइना ने हमें जो है फिजिकली थ्रेटन नहीं किया है अपनी प्रेजेंस से। चाइनीज़ वारशिप ने इंडियन सोवरेनिटी को कोई चेंज करने की कोशिश नहीं की है, हमारे जो आइलैंड्स हैं वहाँ पे पास में आने की कोई कोशिश नहीं की है, कोई आर्टिफिशियल आइलैंड जो है इंडियन ओशन में बिल्ड नहीं किया जा रहा है। हालांकि चाइना के जो मिलिट्री बेसेस हैं कई सारी जगह, फॉर एग्जांपल चाइना ने ग्वादार पोर्ट बना दिया, जिबूती में उसका मिलिट्री बेस है, हम्बनटोटा पोर्ट उसके अंडर में है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे जो एसेट्स ले रखे हैं, नेवल एसेट्स वो ले रखे हैं उसने इंडियन ओशन में भी, बट अगेन इंडियन ओशन को जो है उसने मिलिटराइज करने की कोशिश अभी तक चाइना ने नहीं की है। ऐसे में अगर कोई पहला स्टेप उठाएगा तो वो इंडिया होगा। तो यहाँ पे अगर कोई प्रोवोकेटिव स्टेप उठाएगा तो चाइना अपनी तरफ से प्रोवोकेशन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, तो प्रोवोकेशन पहला जो आएगा ईस्टर्न इंडियन ओशन में वो इंडिया की तरफ से आएगा। ऐसे में अगर इंडिया की तरफ से इस तरह का पॉइंट उठाया जाता है या इस तरह का कोई भी स्टेप रेज किया जाता है तो हमें जो है कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि जैसे चाइना करता है कोई भी अगर स्टेप उठाता है वो कॉन्टिनेंट पे तो वहाँ पे वो 10 चीज़ें सोच करके तब प्रोवोकेशन करता है। तो प्रोवोकेटिव स्टेप जो है चाइना की तरफ से कॉन्टिनेंट पे आता है, मतलब कि लद्दाख रीजन में आता है या फिर इसके अलग अलग सेक्टर्स में आएगा, कभी वेस्टर्न सेक्टर में, कभी ईस्टर्न सेक्टर में या मिडिल सेक्टर में, बट चाइना की तरफ से उसी तरह का एग्रेशन इंडियन ओशन में नहीं देखा गया है। तो इस तरह, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर इंडियन ओशन में फ्रंट खुलता है थिएटर ऑफ वॉर का, तो वो फ्रंट जो है इंडियन नेवी की वजह से खुलेगा, इंडियन नेवी के प्रोवोकेशन से खुलेगा। तो ऐसे में जो है हमें काफ़ी केयरफुली थिंक करना है कि क्या हम ये फ्रंट खोलना चाहते हैं, क्या हम इसके लिए तैयार हैं, क्या हमारे पास कैपेबिलिटीज़ कंप्लीट हैं इस फ्रंट को खोलने के लिए।
तो इसीलिए हमें जो है केयरफुली सोचना है कि क्या हम इस सब के लिए तैयार हैं, क्या हमारी जो रियलिटीज़ हैं उनको हम ध्यान में रखते हुए एक और फ्रंट ओपन करना चाहेंगे, क्या हम उसके लिए केपेबल हैं, क्या हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज है कि अगर हम ये फ्रंट ओपन करते हैं तो यहाँ पे हम जो है वॉर अगर होता है तो इसको हम अपनी कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पे बिल्ड को जीत पाएंगे कि नहीं। तो सबसे पहले क्या है, इंडिया को अपनी नेवल स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी, मतलब इन टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी भी बढ़ानी होगी। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि वो सर्वेलेंस जो आपकी सबमेरीन सर्वेलेंस है वो कैपेबिलिटी बढ़ानी होगी, जिससे कि हम इंटेलिजेंस गैदरिंग एक प्रॉपर तरीके से कर पाएँ और चाइनीज़ इंटेंशन को पहले ही देख पाएँ और समझ पाएँ। उसके बाद ही हमें ये फ्रंट ओपन करना चाहिए। और अगर हम मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड कर लेते हैं तो ये एक फ्रंट ओपन हो जाएगा और इससे जो है हमारे लिए लॉसेस ज़्यादा हो सकते हैं, गेंस कम होंगे। तो इसीलिए बेहतर ये होगा कि हम इस मालाबार के एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड ना करें, ये एक ख़राब आइडिया है। और न्यू दिल्ली को जो है क्वाड्रिलेटरल एग्रीमेंट एंगेजमेंट अभी साइन नहीं करना चाहिए जब तक एक कॉस्ट और बेनिफिट एक्सरसाइज ना हो जाए, जब तक हमारे गेंस जो है स्ट्रैटेजिकली ज़्यादा ना हो लॉसेस से, तब तक हमें जो है क्वाड्रिलेटरल मिलिट्री एंगेजमेंट के अंदर ये एक एशियन नेटो की फॉर्मेशन नहीं करनी चाहिए। और अगर होती भी है तो उसमें इंडिया का इतना इन्वॉल्वमेंट ना हो। इंडिया थोड़ा सा अगर अपनी अगर हम बोलें कि न्यूट्रलिटी ना भी रखे तो इंडिया कम से कम अपनी जो स्ट्रैटेजिक जो भी नीड्स हैं उनको सर्वोपरि रख करके जो भी डिसीजन लेगा वही हमारे लिए बेस्ट रहेगा। हमें जो फालतू के कॉन्फ्लिक्ट्स में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। एज अ कंट्री, एज अ नेशन, हमें जो है अपनी सोवरेनिटी, अपनी जो इंटीग्रिटी है उसको प्रोटेक्ट करने की नीड है। और इसीलिए हमें जो है जो भी डिसीजन हमारी कंट्री के हित में हो, नेशन इंटरेस्ट फर्स्ट हो, वही डिसीजन हमारे लिए बेस्ट होगा। अब देखिए ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है, पायलटिंग है प्रोटोकॉल फॉर एकोमोडेशन। इस आर्टिकल में आज से जो क्वेश्चन आपका आ सकता है, ये जीएस पेपर 2 के अंदर क्वेश्चन आ सकता है और कभी कभी जीएस पेपर 4 में भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। जीएस पेपर 4 में एथिकल इश्यूज में आएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज को बनाने के लिए, फॉर्मुलेट करने के लिए क्या क्या एथिकल इश्यूज को कंसिडर करना होता है और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या क्वालिटीज़, क्या क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कोहेशन के लिए। दूसरा जो आपका जीएस पेपर 2 से आएगा वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज धीरे धीरे कहीं ना कहीं, जो हमारी सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी थी, देखिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट डायरेक्टली तो नहीं आते हैं बट आपके लिए इनडायरेक्टली स्टेटमेंट्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है कि क्या क्या जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को या फिर हमारी जो कोalition पार्टीज़ होती हैं उनको किस तरह की वैल्यूज़ को ध्यान में रखना चाहिए एक पार्टी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए या फिर कोalition पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए पॉलिटिकल बेसिस पे हम बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, वैल्यूज़ की बात करेंगे कि क्या क्या वैल्यूज़ चाहिए होती हैं किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए। देखिए नेशनल पार्टी बनने के लिए आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट क्या है, ये आपको पहले से मालूम है। बट उसके अलावा भी एक जो नेशनल पार्टी है जिसका डिसइंटीग्रेशन हमारी आंखों के सामने हो रहा है, ऐसे में ये इंपॉर्टेंट है कि हम अब ये समझें कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सस्टेन अगर करना है नेशनल पार्टी के रूप में तो कुछ उसके अंदर वैल्यूज़ होनी चाहिए। और अगर वो वैल्यूज़ नहीं होंगी तो धीरे धीरे वो पार्टीज़ जो है ऑब्लिवियन में चली जाएंगी, पार्टीज़ के अंदर टूट आएगी और जो बाकी स्ट्रॉन्गर पार्टीज़ होंगी वो इमर्ज होंगी। तो अभी क्या हो रहा है कि बैकग्राउंड है कि जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उसका ये बैकग्राउंड है। जो प्रॉब्लम्स होंगी यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आई है, क्रिएट हुई है, वो एक इंडिपेंडेंट जो कांग्रेस लीडरशिप की प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। यहाँ पे एक लीडरशिप वैक्यूम आप देखेंगे और ये जो लीडरशिप का वैक्यूम है इसको हम जो है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे कैसे पहले सॉल्व किया गया था। आप अगर 1929 की बात करें तो इंटरनल डिबेट्सिंग बहुत हुई थी और कांग्रेस ने डिसाइड किया था कि जो डिमांड है पूर्ण स्वराज की वो लाहौर सेशन में एक्सटेंड की जानी चाहिए। एक बार पार्टी ने अपने एजेंडा को स्पेल आउट कर लिया था तो उसके लिए फिर गाल्वनाइजेशन हुआ ऑर्गेनाइजेशन का और मासेस को उसके साथ जो है अटैच किया गया था जिससे कि हम टोटल इंडिपेंडेंस की डिमांड करें। तो उस वक्त जो है एक नए प्रेसिडेंट की एक नीड महसूस हुई थी। ऑब्जेक्शंस और डाउट्स थे ओल्ड गार्ड के अगेंस्ट, महात्मा गांधी ने सेटल किया इस डाउट्स को और यंग जवाहरलाल नेहरू को जो है उस वक्त 1929 में लीडरशिप की पोजीशन दी गई थी। महात्मा गांधी ने आर्ग्यू किया था कि ये जवाहरलाल नेहरू एक लवर हैं डिसिप्लिन के और इन्होंने ये शो किया है कि ये कैपेबल हैं कि रिजिडली जो है सबमिट कर सकते हैं, रिजिडिटी को सबमिट कर सकते हैं
और इवन कभी कभी हो सकता है कि इनको ये चीज़ें जो है इर्कसम लगे, कभी कभी ये चीज़ें जो है काफ़ी ट्रबलसम कर लगे, फिर भी ये जो है सबमिशन कर लेते हैं और दूसरों के ओपिनियन को देख लेते हैं, ये समझ लेते हैं कि कितनी दूरी तक चीज़ों को एक्सटेंड किया जा सकता है। अनडाउटेडली ये एक एक्सट्रीमिस्ट हैं और अपने टाइम से और अपने सराउंडिंग से आगे का चल के सोचते हैं, बट काफ़ी हम्बल भी हैं और प्रैक्टिकल हैं, जिससे कि ये फोर्स ना करें कि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो कि ब्रेकिंग पॉइंट तक आ जाए। तो अल्टीमेटली 1929 में क्या हुआ था कि जो ओल्ड लीडरशिप थी धीरे धीरे पीछे हट गई थी, जिससे कि यंगर जनरेशन को कांग्रेस के अंदर एम्बिशंस उनके जो है पूरा करने का मौका मिल सके और जो है वोट नहीं टूटी थी। ये समझा गया था कि जवाहरलाल नेहरू की एनर्जी को एनलिस्ट करना काफ़ी ज़रूरी है यंग इंटेलिजेंसिया को साथ में मिलाने के लिए, और नेहरू ने भी अपना एंड ऑफ बार्गेन तैयार रखा था और उन्होंने जो है डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन को टूटने नहीं दिया था, डिसिप्लिन को मेंटेन रखा था, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ब्रेकिंग पॉइंट तक ना पहुंचे। तो हमने ये देखा कि जो ओल्ड लीडरशिप है उसने कहीं ना कहीं एक जगह दी न्यू लीडरशिप को टेक ओवर करने की कांग्रेस के अंदर, और फिर बाद में जब ऐसा नहीं हुआ तो हमने ये देखा कि कांग्रेस पार्टी कई बार स्प्लिट हुई है। 1962 में स्प्लिटिंग हुई कांग्रेस पार्टी की, फिर 1989 के आसपास जो है स्प्लिटिंग हुई है, 1977 में जनता पार्टी बनी थी। तो स्प्लिटिंग इसलिए हुई क्योंकि जो नई पार्टीज थी, जो नई वॉइसेस थी, उनको कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करने का मौका नहीं दिया गया था। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि हमें क्या क्या वैल्यूज़ चाहिए किसी भी पार्टी को किसी भी पार्टी के प्रोटोकॉल को मेंटेन करने के लिए। तो पहली चीज़ जो किसी भी पार्टी को चाहिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होती है, वो है कि लीडरशिप के जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो जो है इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट आपको करनी होती हैं अलग अलग लोगों के अंदर, क्योंकि देखिए सभी की एस्पिरेशंस होती है। स्पेसिफिकली अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज में कोई जुड़ता है क्योंकि उनकी एस्पिरेशंस होती हैं। देखिए दूसरा, किसी भी पार्टी के अंदर अगर ये स्ट्रेंथन आपको करना है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए कि एक पार्टी को स्ट्रांग रखने के लिए, पॉपुलर रखने के लिए, उसके अंदर जो है जो सेंट्रल लीडरशिप है उसको जब चैलेंजेस आते हैं तो उस वक्त जो है लीडरशिप को नॉन पार्टीशन रूप में अपने जो इंडिविजुअल्स उनके चैलेंजेस को सॉल्व करना होता है। अगर आप जो है स्ट्रांगली किसी के फेवर लेते हैं या किसी के अगेंस्ट जाते हैं तो आपको जो है ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे करना होगा। ये चीज़ें जो है पॉलिटिकल या पॉलिटिकल जो इवन एज ए पॉलिटिकल पार्टी भी ये चीज़ें पर्सनल बेसिस पे सॉल्व नहीं की जाती हैं, और यही जो है चैलेंजेस बार बार देखने को मिल रहे हैं। एक कल्चर होता है किसी भी पार्टी का, पार्टी के अंदर कल्चर होना चाहिए, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसका कल्चर होता है। एक्सपीरियंसेस जो है उस पार्टी को या ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत बनाते हैं। मैकेनिज्म जो है सॉल्व करने का, चीज़ों को, कोई कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का मैकेनिज्म होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है, ये वैल्यूज़ देखिए, वैल्यूज़ को मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, वैल्यूज़ आपको देखनी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, लीडरशिप की वैल्यू। दूसरी चीज़ आपको वैल्यू देखनी है कल्चर की वैल्यू। तीसरी चीज़ देखनी है आपको एक्सपीरियंस। चौथी चीज़ देखनी है मैकेनिज्म। अब ये जब सारी चीज़ें होती हैं तब कोई भी पार्टी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग हो सकती है। और सबसे बड़ा टेस्ट जो लीडरशिप का आता है वो चैलेंजिंग टाइम्स में आता है। सत्ता में कभी भी कोई पार्टी होती है तो हमेशा स्ट्रांग होती है, जब सत्ता से बाहर बैठती है पार्टी तब उसकी जो है इन चीज़ों का टेस्ट हो पाता है। तो अभी फिलहाल कोई पार्टी जिसके अंदर कांग्रेस में था, बट कांग्रेस की ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर चैलेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में जो लीडरशिप की वैक्यूम क्रिएट होता जा रहा है। जो सेंट्रल लीडरशिप है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है और वो जो है बाकी जो ग्रुप्स हैं उनको एक साथ लेके नहीं चल पा रही है। इस वक्त किसी पार्टी ने जिसको कांग्रेस की इस चीज़ को जो इमिटेट किया वो बीजेपी है, बट बीजेपी की भी जो भी आपकी टेस्टिंग होगी वो तब आएगी जब बीजेपी जो है बाहर सत्ता के बाहर चली जाएगी तब। और अगर मान लीजिए वो 10 साल के लिए सत्ता के बाहर जाती है तब क्या वो इन चीज़ों को मेंटेन कर पाएगी, ये रियल टेस्ट होगा। तो पार्टीज़ का रियल टेस्ट यहाँ से होता है, अदरवाइज हम जो है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में ही घिर के रह जाएंगे, जैसे बाकी स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, चाहे वो जनता ग्रुप के स्प्लिंटर ग्रुप्स हो, चाहे कोई वो और पार्टी हो। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये कहीं ना कहीं दिखाती हैं कि एक अगर सेंट्रल कॉन्ट्राडिक्शन होगा, इन्वोकेशन नहीं होगा टैलेंट का, और टैलेंट की जो एम्बिशन की अगर कद्र नहीं होगी, यूथ को अगर जो है मौका नहीं दिया जाएगा, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ग्रुप, कोई भी पार्टी, कोई भी कितना भी स्ट्रांग हो, उसको धीरे धीरे जो है वो धीरे धीरे जो है पुरातन की तरफ जाएगा और धीरे धीरे जो है वो इररिलेवेंट हो जाएगा किसी भी सिनेरियो में, कंटेम्प्रेरी सिचुएशंस में। इसीलिए ये चीज़ें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखनी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल है पॉलिसी रिट्रीट का। यहाँ पे देखिए जो ट्रम्प ने एक ऑर्डर दिया था, तालिबानी ऑर्डर दिया था कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास जिनकी टोटल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उनको जो है वापस उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया जाएगा और उनका डिपोर्टेशन होगा। तो ये जो है पॉलिसी स्टेटमेंट उन्होंने अभी वापस ले लिया है। हालांकि इसके खिलाफ जो है केस चल रहा है कोर्ट में, और हार्वर्ड और MIT जो है केसेस लड़ रही हैं, क्योंकि उनका मानना था कि ये जो रिस्क ऑफ डिपोर्टेशन है इसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर जो है अननेसेसरी बर्डन पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, ये पॉलिसी काफ़ी क्रूअल और इलीगल है, ऐसा इन यूनिवर्सिटीज़ का कहना है। और इन जो एफर्ट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के जिससे कि एक सेफ और ऑनलाइन बेस्ड लर्निंग सिस्टम क्रिएट किया जा सके, उसके खिलाफ ये ऑर्डर जाता है। अभी उनकी जो लड़ाई है वो ख़त्म नहीं हुई है। यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से और नेशनल एनरोलीज के पर्सपेक्टिव से भी ये वाइज होगा कि अलर्ट पे रहें और पॉसिबिलिटी देखें कि क्या क्या एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं एंट्री प्रोसेस में, जो कि एक फ्यूचर डेट पर होगा। पर कहीं ना कहीं ये जो प्योरली ऑनलाइन कोर्सेज हैं उनको USA ने कहा है कि अभी बाहर नहीं, मतलब टोटली ऑनलाइन कोर्सेज नहीं लिए जाएंगे, कुछ जो है फिजिकल क्लासेस भी चलेंगी। अभी कोर्ट में बैटल चलेगी तो उस वक्त जो है जो पार्टी है दूसरी, मतलब कि USA की गवर्नमेंट पार्टी है, वो भी अपनी दलीलें रखेगी। तब देखने को मिलेगा कि क्या क्या जो है प्रॉब्लम्स और क्रिएट हो सकती हैं। ट्रम्प को और भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, उनको जो है लीगल बैकलैश आ रहा है माइग्रेशन पॉलिसी को लेकर के। दूसरा जो है H1B वीज़ा के ऊपर उनके ऊपर जो है बैकलैश क्रिएट हो रहा है। तीसरा उनका जो बैकलैश है वो उनके जो पॉलिटिकल राइवल है जो बिडेन, उनकी तरफ से किया जा रहा है, जो कि वो उनकी हर प्रॉब्लम, जो भी मिस्टेक्स ट्रम्प ने की हैं उन मिस्टेक्स को कैपिटलाइज करने की कोशिश करेंगे नवंबर के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में। ये एम्बेरसमेंट और रिट्रीट होने के बावजूद भी ट्रम्प शायद जो है अपने ब्रॉडर प्रोटेक्शनिस्ट इम्पल्स से पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको डर है कि वो अपने जो कोर बेस है जिसकी जॉब्स को वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, फॉरेनर्स और इमिग्रेंट्स, उनको जो है लूज ना कर दें। उनको अभी ट्रम्प को क्या करना होगा कि प्रोएक्टिवली एड्रेस करना होगा USA की मैक्रो इकोनॉमी को फिजिकल मेजर्स के थ्रू, और मिलियंस ऑफ वर्कर्स जिनकी लाइवलीहुड का लॉस हुआ है उनको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होगा। अदरवाइज ना केवल हार्म जो है पॉलिटिकल हार्म होगा ट्रम्प का, बल्कि जो एक इकोनॉमिकल हार्म होगा अमेरिका में, और जो एक सोसाइटियल प्रॉब्लम्स हैं वो भी क्रिएट होंगी। इसीलिए अमेरिका के हित में यही होगा कि अमेरिका के लिए जो पॉलिसीज़ हैं वो बनाई जाएं और इस वक्त रिटोरिक को पीछे रख के एक्शन ऑन ग्राउंड किया जाए। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।